नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ 4, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक कविता है। इसके हम आज प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इसकी व्याख्या मैं करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसकी व्याख्या वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से कराई गई है कि ताकि आपको जो है समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको अच्छी ही लगेगी, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देरी नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काम की बातें ही करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो हमने व्याख्या में बताया था, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, कि कवि आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे, वो सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसके कारण लिखने हैं। तो उत्तर लिखेंगे, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि पहला है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं यानी कमजोरियों, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है, जो कि कवि नहीं चाहता कि करनी पड़े। दूसरा है, कवि अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। यानी उनके जो जीवन है, उन्होंने उस जीवन में बहुत सारे धोखे खाए हैं, इसलिए वो आत्मकथा लिखकर उसका मजाक बनवाना नहीं चाहता। क्योंकि कवि के जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। अगला है, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। यानी कवि ऐसा क्यों कहता है। एक लास्ट पंक्ति आती है कि अभी समय नहीं है, तो ऐसा क्यों कहता है। तो देखेंगे क्यों कह रहा है वो। उत्तर है, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं है, यानी उचित समय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, देखेंगे। कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है, यानी पुरानी कष्टों से, पुरानी यादों से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए वो कहता है कि अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर है, पाथेय का अर्थ होता है क्या, रास्ते का भोजन या सहारा। तो उत्तर लिखेंगे, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। यानी जो कवि की, जो प्रेयसी की जो स्मृतियां हैं, वो उनको जीवन का सहारा मानता है, उनको संजो कर रखा है, जो कि उन्हें वो किसी से बांटना नहीं चाहता। तो कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है जो सहारा बनी हुई है, इसलिए उन मधुर स्मृतियों को कवि ने पाथेय कहा है, क्योंकि उनके जीवन का सहारा है वो, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें है, भाव स्पष्ट करो। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो कवि उत्तर लिखेंगे, यानी इसका भाव लिखेंगे। भाव क्या है, भाव है कि कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे, वो उन्हें कभी प्राप्ति नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी, जिस सुख के बारे में सोचा था, वह उसे कभी प्राप्त न हुआ, और उसका
जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा जिस सुख के बारे में वो सोचता था, सपने देखता था। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, यानी एक छल है। जिसे हम सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जो कवि इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि जो उसके प्रेम के सपने देखता था, जिसके बारे में वो सपने देखता था, वो सपने उसके कभी पूरे नहीं हुए। इसलिए वो कहता है कि प्रेम मात्र छलावा है, सुख मात्र छल है। वो सपना जैसे टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, वैसे ही सुख और प्रेम भी खत्म हो जाता है। अगली लाइन है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो इसका भाव है, लिखेंगे, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि कहता है कि जो उसकी प्रेयसी की सुंदरता है वो ऐसी थी कि जो भोर की जो वेला है उसमें जो लालिमा छाई हुई होती है, वो लालिमा भी प्रेयसी के गालों से ली गई होती थी। इतनी सुंदर थी वो, इतना आकर्षण था उसमें। तो फिर से देखेंगे कि कवि अपने प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। इसलिए कवि कह रहा है कि जो प्रातःकाल सूर्य की जो लालिमा है वो लालिमा भी प्रेयसी के गालों से ली गई थी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर लिखेंगे, कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। यानी जो प्रेयसी के साथ जो बिताए गए पल थे वो इतने सुखदायक थे कि वो उज्ज्वल गाथा की तरह हैं, वो पवित्र हैं। जो कवि का जो अंधकारमय जीवन हो गया है वो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी उज्ज्वल जो स्मृतियां हैं, जो प्रेयसी के साथ बिताई गई जो क्षण हैं, वो किसी के साथ उजागर ना करे। अगला है प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। जो कविता की काव्यगत विशेषताएं उनके उदाहरण सहित लिखने हैं। तो पहली है, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो उसका उदाहरण देखेंगे कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। दूसरा है, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज मधु माया में। कवि ने नवीन शब्दों का भी प्रयोग किया है कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया। यानी विडंबना यानी बड़ा दुर्भाग्य है, प्रवंचना यानी धोखे हैं। इन शब्द जैसे नए शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, यानी मानवीकरण क्या होता है, जो निर्जीव चीज़ों को सजीवता लाए। तो मानवीकरण की अलंकार, जो मानवीकरण अलंकार है, तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी जो मौन व्यथा है वो निर्जीव है भाई, व्यथा, तो उसको सजीवता लाई गई है कि जैसे थककर सो गई है। अरी सरलता तेरी हंसी
उड़ाऊं मैं। 5वां नंबर है अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। तो यहाँ अलंकार भी प्रयोग किए गए हैं। खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। खिलखिलाकर आते आते, तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, जो इसमें एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ भी ना बदले। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है, यानी कपोलों की कल्पना की गई है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो देखेंगे, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह प्रेयसी यानी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसे पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कहा था ना कि आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, तो कवि यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि जो सपने में जो नायिका है वो आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुए। जिन सपनों को वो देखते थे, जिन सुखों के बारे में वो सोचते थे, कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, यानी छल है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जिस तरह स्वप्न टूट जाता है वैसे भी जो थोड़े पल के जो सुख होते हैं वो भी छूट जाते हैं। रचना अभिव्यक्ति वाले प्रश्न देखेंगे। रचना और अभिव्यक्ति, इसमें है प्रश्न नंबर 1। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक सामने मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखें। यानी इस कविता में जो प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है उसकी कौन सी झलक आपको मिलती है, जो आपको झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर लिखेंगे इस प्रकार। इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व कि ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। कौन सी? सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे सादे व्यक्तित्व के इंसान थे, यानी सीधे सादे थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। इसीलिए कहा था ना कि वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहते, क्योंकि आत्मकथा लिखेंगे तो उनके बारे में बताना पड़ेगा जिसको वो बताना नहीं चाहते और शर्मिंदा नहीं करना चाहते। वो भोलेपन में जीते रहे। गंभीर और मर्यादित वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। विनयशील प्रसाद जी का जीवन जो है वो इतना विनम्र था कि बहुत विनम्र था और वो खुद भी विनयशील थे। तो लिखेंगे विनयशील, यानी प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता को प्रकट करता है। यानी वो खुद को सरल और दुर्बल कह रहे हैं, कमज़ोर कह रहे हैं, तो वो उनकी विनम्रता है। वो एकदम घमंड नहीं दिख रहा है, वो उनकी विनम्रता दिख रही है। अगला और लास्ट प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, हमें महान प्रसिद्ध और करबट लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। लेकिन नहीं, आज के लोग तो हीरो की पढ़ेंगे, हीरोइन की पढ़ेंगे, फालतू की बस ये कार्टूनबाजी देखना है ना, लेकिन वो नहीं देखते जो हमें प्रेरणा देते हों। तो उनके जीवन की गाथा पढ़कर हमें यह जानने का मौका मिलेगा, यानी यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, जिसको हम भी ग्रहण कर सकें। सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और उन पर कैसे विजय पाई। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे तो हमें भी बहुत आगे बढ़ने की, हमें भी बहुत सारी समस्याओं से निकलने की, बहुत सारी समस्याओं से जूझने की हमें हिम्मत आएगी, हमको प्रेरणा मिलेगी और हम उस समस्याओं को पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।